नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी अड्डा 2.8 में। तो हम लोगों ने आज जो स्टार्ट किया था वो सार संग्रह 2500 प्लस क्वेश्चन जो फैक्ट जो है उसको करना हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो हम लोगों ने यहाँ तक के जो फैक्ट हैं उसको कंप्लीट कर लिया था। अब इसके आगे जो हम लोग कंप्लीट करेंगे मतलब देखेंगे वो हमारा होगा संगम काल। किससे रिलेटेड फैक्ट होंगे? वो संगम काल से रिलेटेड फैक्ट होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा फैक्ट है वो है संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो वो था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम। इसके आगे जो था, हाँ यहां से तोल कपियप्पम ग्रंथ संबंधित है। तोल कपियप्पम ग्रंथ संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है? व्याकरण और काव्य से। किससे संबंधित है? व्याकरण और काव्य से। इसके आगे धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो वो है हमारा तमिल भाषा में। कुरल किस भाषा में है? तमिल भाषा में। ठीक है, इसके आगे किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? तो वो था पांड्य युग में। ठीक है, इसके आगे लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कड़गी यानी पत्तिनी के मंदिर का निर्माण करवाया था? तो वो कौन था? सेन गुट्टवन। कौन था? सेन गुट्टवन। ठीक है, इसके आगे तमिल भाषा के शिल्पाधिकरम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये दोनों जो हमारे ग्रंथ हैं, ये जो दोनों ग्रंथ है वो हमारे हिंदू धर्म से संबंधित है। ठीक है, इसके आगे कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तो वह है तोल कपियप्पम। कौन है? तोल कपियप्पम। ठीक है, इसके आगे मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो वो था चेर वंश का। ठीक है, इसके आगे प्राचीनतम तमिल देवता गुरुगण किस वैदिक देवता के सादृश्य हैं? प्राचीनतम तमिल देवता गुरुगण किस वैदिक देवता के सादृश्य हैं? तो वो है स्कंद या कार्तिकेय। ठीक है, इसके आगे समकालीन साहित्य में कौन को योम मन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो ये जो हमारे थे, ये जो चारों तीनों कौन को मन ये हमारे राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। ठीक है, इसके आगे तमिल काव्य का इलियड कहा जाता था। तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता था? तो वो कहा जाता था शिल्पदिकारम। शिल्पदिकारम को कहा जाता था। ठीक है, इसके आगे चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? तो वो चेर वंश का जो शासन था वो केरल पर था। ठीक है, चेर वंश कहाँ थे? केरल पे थे। इसके आगे चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो चेर वंश का प्रसिद्ध शासक जो था वो था सेन गुट्टवन। कौन था? सेन गुट्टवन। ठीक, इसके आगे चेल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो वो था करिकाल। कौन था? करिकाल। ठीक है, इसके आगे चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन था? तो वो था उरैयूर। कौन था? उरैयूर। नाम भी बड़े अजीब अजीब है। इसके आगे तोल कपियप्पम की रचना किसने की? तोल कपियप्पम की रचना किसने की थी? तो वो की थी तोल करियप्पर ने। किसने की थी? करियप्पर ने ही की थी। इसके आगे चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को मनरम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सर्वोच्च न्यायालय को मनरम। ठीक, पांड्यों की राजधानी क्या थी? पांड्यों की राजधानी क्या थी? तो वो थी मदुरई। क्या थी? मदुरई। ठीक है, इसके आगे तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो वो है जैन धर्म से। ठीक है, इसके आगे संगम किससे संबंधित है? संगम किससे संबंधित है? वो है विद्वानों से। ठीक है, इसके आगे स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में 20वीं ईसा पूर्व के लगभग अपना एक राजदूत भेजा?
तो वो थे पांडे पांडे नरेश। ठीक है, कौन थे? पांडे नरेश। अब इसके आगे देखते हैं हम। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? तमिल का काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मणिमेखलई को। किसे? मणिमेखलई को। इसके आगे, पुहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी करिकाल ने। ठीक है, किसने की थी? करिकाल ने। इसके आगे, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस देवी वैदिक देवता के सादृश्य हैं? प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सादृश्य हैं? तो वो हैं स्कंद या कार्तिकेय। ठीक है, स्कंद या कार्तिकेय। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे जो हमारा है संगमों का आयोजन। ठीक है, तो संगम जो आयोजन हुआ था वो 3 जो संगम थे वो उनका आयोजन हुआ था। तो कौन कौन से थे? पहला जो हमारा संगम था वो मदुरई में हुआ था। ठीक है, स्थान जो था वो मदुरई था और इसकी अध्यक्षता जो किए थे अगस्त्यार या अगस्त ऋषि। ठीक है, अगस्त्यार या अगस्त ऋषि। और द्वितीय संगम कहाँ हुआ था? कपाटपुरम। कहाँ? कपाटपुरम। कहाँ हुआ था? कपाटपुरम या अलवई। ठीक है, और ये इसके भी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? अगस्त्यार या अगस्त ऋषि ने। ठीक है, तृतीय संगम कहाँ हुआ था? ये भी मदुरई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो किए थे वो नक्कीरर किए थे। कौन? नक्कीरर। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लेता है एग्जाम में। अब जो हम करेंगे, अब तक तो संगम काल से रिलेटेड फैक्ट किए, अब किससे रिलेटेड रहेगा? गुप्त काल से। तो गुप्त काल हमारा कब से कब तक था? 319 ईसा पूर्व से 540 ईसा पूर्व। कब से कब? 319 ईसा पूर्व से 540 ईसा पूर्व। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था श्रीगुप्त। कौन? इसके आगे, गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त किसके सामंत थे? तो वो थे कुषाणों के। किसके सामंत थे? कुषाणों के। ठीक है, इसके आगे का फैक्ट देखते हैं। तो वो है गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ भी था? गुप्त शासन के दौरान ऐसा कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी भी था और गणितज्ञ भी था? तो वो थे आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट थे। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? तो वो थी संस्कृत। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हम क्या है। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो कौन था वो? अस्कंद गुप्त था। ठीक है, कौन था? अस्कंद गुप्त। इसके आगे, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो वो था कला एवं स्थापत्य के लिए। ठीक है, इसके आगे, जनता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? जनता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? तो वो थी गुप्त काल से। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो वो चंद्रगुप्त सेकंड या इन्हें कह दिया जाता है विक्रमादित्य। ठीक है, इसके आगे, अजंता चित्रकारों की विषय वस्तु किससे संबंधित है? अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो वो है बौद्ध धर्म से। ठीक है, इसके आगे, उत्तरी गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा। कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, इसके आगे, एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो वो है भानुगुप्त से। ठीक है, इसके आगे, फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फहियान जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में भारत आया था। इसके आगे, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज था, तो वो था गुप्त काल को। गुप्त काल को ही भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, फहियान कहाँ का निवासी था?
फहियान जो था वो कहाँ का निवासी था, वो चीन का निवासी था। कहाँ का निवासी था, चीन का। ठीक है। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन सेकंड किस वंश का शासक था। सेतुबद्ध का रचनाकार, इसमें देखिए दो क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो सेतुबद्ध के रचनाकार कौन थे, परवर सेकंड। ठीक है, परवरसेन सेकंड थे। और ये परवरसेन जो थे वो किस वंश से थे, वो थे वाकाटक। कौन से वंश से, वाकाटक वंश से। ठीक है। इसके आगे, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता, कविराज कहा गया। कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया, तो वो थे समुद्रगुप्त को। किसको कहा गया, समुद्रगुप्त को। ठीक है। इसके आगे, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया, तो वो था काहोम स्तंभ लेख में। किसमें, काहोम स्तंभ लेख में। इसके आगे, फहियान और ह्वेनसांग ने किसके राज्यों को देखा। फहियान और ह्वेनसांग ने किसके राज्य को देखा, तो वो देखे थे चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन। ठीक है, किसके, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन, क्रमशः ऐसे ही। धनवंतरी थे। धनवंतरी कौन थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, वो धनवंतरी थे। ठीक है। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक जो थे, जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, वो कौन थे, तो वे थे धनवंतरी। ठीक है। इसके आगे, गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी, तो वो थी राजतंत्रात्मक। ठीक है। इसके आगे, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन है, तो वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। इसके आगे, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ, तो वो हुआ था 16, 17 एवं 19 में। ठीक है। इसके आगे, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे, तो वो थे चंद्रगुप्त सेकंड के। ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वो दिया जाता है चंद्रगुप्त फर्स्ट को। ठीक है। इसके आगे, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया, तो वो था अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। किसके, राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो वो थी गुप्त काल की। इसके आगे, इसके आगे देखते हैं, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे, तो वो थे गुप्त वंश के। ठीक है। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे। इसके आगे, दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है, तो वो है चंद्रगुप्त की स्मृति में। ठीक है। इसके आगे, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक था, तो वो था अग्निमित्र। अग्निमित्र। ठीक है। इसके आगे, पेन ले लेते हैं। चंद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है। चंद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है, तो वो है प्रयाग के। ठीक है। इसके आगे, किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी, तो वो थी गुप्त काल में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी, तो वो थी गुप्त काल में। ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं भैया। इसके आगे का जो है वो यहां से है। तो चलिए देखते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, भारत का नेपोलियन वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसको भूलिएगा नहीं, ध्यान में रखिएगा। तो इससे रिलेटेड देख लेते हैं। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने
अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारत नेपोलियन की संज्ञा दी थी। ठीक है, इसके आगे तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है तो वो है भारत में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड तक्षशिला विश्वविद्यालय से, वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य, चरक आदि ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, इसके आगे किस राजा का एक नाम देवगुप्त था? किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय का। ठीक है, किसका था? चंद्रगुप्त द्वितीय का था। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। ठीक है, इसके आगे प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? क्या है? प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? तो वो है समुद्रगुप्त के। प्रयाग प्रशस्ति जो है वो सैन्य अभ्यास, वो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, इसके आगे गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था वो थे स्कंदगुप्त। गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था वो कौन थे? स्कंदगुप्त थे। ठीक है, इसके आगे शक विजेता किसे जाना जाता है? शक विजेता किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके आगे नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो वो थी गुप्त काल की। ठीक है, इसके आगे किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो वो थे चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने। कौन सा राजवंश हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो वो था गुप्त वंश। इसके आगे अजंता गुफाओं की सरीखी या जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? तो वो है बाघ यानी धार में। ठीक है, इसके आगे गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? तो वो था 319 से 500 ईसा पूर्व। इसके आगे बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई तो वो हुई थी गुप्त काल में। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके आगे यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो वो है कुमार संभवम। ठीक है, कौन है? कुमार संभवम। इसके आगे सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है एरड़ अभिलेख में। कहाँ मिलता है? एरड़ अभिलेख में। इसके आगे मिहिर कुल का संबंध था, वो था हुड़ों से। किससे था? हुड़ों से। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वो कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता है? तो वो ताम्रलिप्ति से। किससे? ताम्रलिप्ति से। ठीक है, इसके आगे गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, वो क्या कहलाते थे? रूपक। ये ऐसे जो मिलान कीजिए में करके दे देता है इस शासन काल के सिक्कों को क्या कहते हैं, इस शासन के काल के सिक्कों को क्या कहते हैं, तो ऐसे दे देता है। तो इसमें इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके आगे देख लेते हैं। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो माना जाता है कुमारगुप्त फर्स्ट को। ठीक है, किसे? कुमारगुप्त फर्स्ट को। इसके आगे पुंड्रवर्धन भुक्ति या प्रांत अवस्थित है, तो अवस्थिति है वो उत्तर बंगाल में। इसके आगे वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो वो था आर्यभट्ट।
ठीक है। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक रामगुप्त था। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व के 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में से होती है? तो वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। ये कालिदास द्वारा रचित कृति है। इसके आगे, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किस युग को जाता है? तो गुप्त युग को जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके आगे, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो वो थे विष्णु। ठीक है, कौन थे? विष्णु थे। इसके आगे, मेहरौली जो दिल्ली में है स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो चतुर्थ सदी में हुआ था। ठीक है, इसके आगे, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो वो लिखा है कालिदास ने। इसके आगे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? तो है गुप्त काल। ठीक है, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी? गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का 6वां भाग। ठीक है, उपज का 6वां भाग था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे कल कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।